नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक। कजरेली पंचायत में 24 नवंबर को वोटिंग निर्धारित है। पंचायत चुनाव अलग अलग पदों पर अलग अलग प्रत्याशी भी खड़े हैं, लेकिन इस बार वार्ड संख्या 15 से, जो कि सिमरिया गांव में आता है, और इस वार्ड संख्या 15 में लगभग 651 के करीब वोटर्स रहते हैं। और इस बार यहां से कई प्रत्याशी हैं, वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक नाम जो सबसे सनसनीखेज तरीके से सामने आ रहा है, वो नाम है अरबाज का। मोहम्मद अरबाज नाम है इनका पूरा, और इसका चुनावी निशान है गेहूं की बाली, जो कि ईवीएम की क्रमांक संख्या 1 पर आता है। कल भी मैंने एक साक्षात्कार किया था उनका, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं। छात्र राजनीतिक से उनकी शुरुआत हुई है, तिलका-मांझी विश्वविद्यालय से। काफ़ी सक्रिय पॉलिटिक्स वहाँ पर किए हैं। एनआरसी और तमाम तरह के जो केंद्रीय इशूज़ थे, उस पर बहुत ही मुखर तरीके से कई सभाओं को संबोधित किए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसे कन्हैया कुमार का भी संज्ञा मिला है। इस बार वार्ड के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी हैं, तो लगभग 650 के करीब वोटरों की जिम्मेदारी अब इसके कंधे पर अगर आती है, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे, उस मसले पर भी बातचीत करेंगे। और इस मसले को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत में मुखिया के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, क्या सिमरिया में कोई काम हो सका है या नहीं हो सका है। अरबाज साहब, आपका ये दूसरा इंटरव्यू है। आप अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र की जनता, आपके वार्ड की जनता इस बात को समझती भी है। युवा होने के साथ साथ आप अपने वार्ड की समस्याओं को किस रूप में देखते हैं, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज का आपका स्वागत करूंगा अपने गांव में कि आप फिर से हम जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि पत्रकार को ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और आप लोग उसे मजबूती के साथ हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं, इसका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इस बार हम वहाँ पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि वार्ड सदस्य के रूप में 15 से हमने नामांकन दाखिल किया है। जो इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें गेहूँ की बाली छाप मिला है, जो कि क्रमांक संख्या 1 पर है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अच्छा हमको सहयोग मिल रहा है, लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं कि एक शिक्षित युवा को जिताने का क्या फ़ायदा है, और पिछले बार तुम जो रहे हैं पूर्व में वार्ड मेंबर, उसको आपने जिताया, उन्होंने आपका क्या नुकसान किया है, आपके क्षेत्र का उन्होंने क्या नुकसान किया है, उन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर यदि आप उसको बताते हैं कि यदि आप हम जैसे युवा शिक्षित को चुनेंगे, हर एक जन कल्याणकारी योजनाओं को हम अपने वार्ड तक लाएंगे, जैसे इंदिरा आवास हुआ, शौचालय का निर्माण हुआ, सड़क हुआ, नल जल हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम चीज़ों को हम अपने क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। कल आपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जो निवर्तमान में वार्ड सदस्य हैं, उनके द्वारा कागजी रूप से जो यहाँ पर कार्य किए हैं, उसके बदले जो राशि उठा ली गई है, गबन कर लिया गया है, उस पर हम अंकुश लगाएंगे और अपने वार्ड के लोगों को एक सही और आदर्श वार्ड हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीति में धनबल का प्रयोग होता है और राजनीति का कहीं ना कहीं आर्थिकीकरण हो गया है, ऐसे में एक युवा होने के साथ साथ आपके पास अनुभव भी नहीं है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका, आपको क्या लगता है चुनौती नहीं मिलेगी? देखिए, चुनौती मैं खुद को कहीं सबसे अलग देख रहा हूँ। यहाँ से आप वो देख रहे हैं, वो वाला गली अभी तक रोड बना नहीं, मगर कागज़ पे आओ, उससे पीछे जो गली है मकान के पीछे 8 लाख का रोड और नाला दोनों मिलके बना हुआ है, मगर जब वहाँ से जाके चेक कीजिएगा, कुछ नहीं, सिर्फ कागज़ पे बना हुआ, हवाई है, नेट पे है। हम उन तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के लोगों तक जा रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, और मैं खुद को सबसे अलग देख रहा हूँ। मैं खुद को किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ कि ये वो है, किसी की बुराई नहीं कर। हाँ, जो वर्तमान में वार्ड मेंबर रहे हैं, हम उसके खिलाफ जो उन्होंने गलत किया, हम उसको गलत का उजागर कर रहे हैं। बाकी 6 और 5 प्रत्याशी और हैं, वो अपना लड़े, देखे मतलब क्या है, कहाँ है, मगर लोगों का हमारा पूरा सहयोग मिल रहा है, खास करके महिलाओं का अच्छा हमको सहयोग और दुआ मिल रहा है कि सबका एक ही मन है कि इस बार हम अरबाज को मौका देंगे, वो अच्छा काम करेगा, सबका उम्मीद है। और हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जीतने के बाद हम सबकी उम्मीद पे खड़े उतरें। आपके गांव में टोटल 5 वार्ड है, और 5 वार्ड में 15 वार्ड संख्या जो है, यहाँ पर लगभग 650 लोग हैं। क्या लगता है कि इन 650 लोगों का भरोसा आप पर जुट पा रहा है, जो लगातार चुनाव प्रचार आपके द्वारा किए जा रहे हैं, घर घर तक जाते हैं, आपके गेहूं की बाली का जो चुनावी निशान है वहां तक पहुंचाते हैं, इन सब चीज़ों को जनता की तरफ से फीडबैक क्या मिलता है? देखिए, जनता का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जनता को उम्मीद नहीं था कि मतलब ऐसे शिक्षित व्यक्ति सब राजनीति में आएंगे, मगर एक मजबूत लोकतंत्र का पहचान होता है कि शिक्षित और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैदान में आए और चुन के अच्छे व्यक्ति पहुँचेंगे तो अच्छा जन कल्याणी का योजना को धरातल पे आएगा।
तो लोगों में अच्छा एक मैसेज जा रहा है, लोगों में एक अच्छा माहौल है कि शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आ रहे हैं, वो हमारा अच्छा स्वागत कर रहे हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अपना वार्ड मेंबर वो हमें देख रहे हैं, पर 24 तारीख को मतदान है, लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग करके गेहूं के बटन पे दबा करके हमें अपने वार्ड सदस्य चुनने जा रहा है। यहाँ से शुरुआत तो आपने कर दिया है वार्ड से राजनीति का। अब हम थोड़ी सी राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। आपके क्षेत्र में कई किसान भी रहते होंगे, आपकी पंचायतों में किसान रहते हैं, आपके वार्ड में भी किसान रहते होंगे। अभी जो मौजूदा वक्त किसानों के लिए पिछला 1 वर्ष से जो हड़ताल चल रहा है, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जो लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार अभी तक उस किसानों की कोई भी समस्या को सुध लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, उसके साथ बैठक भी नहीं कर पा रही है। क्या लगता है किसानों की समस्या कैसे सुलझेगी? देखिए, ये हमारा क्षेत्र भी किसान बहुल्य क्षेत्र है। हमारे यहाँ भी 50% लोग किसान हैं। आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं, सारे लोग खेती बाड़ी पे ज़्यादातर 50% लोग निर्भर करते हैं। मगर आप जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, जिस तरह किसान आंदोलित हैं, उन पिछले 1 सालों से ठंड, गर्म, सरद, हर एक से उन्होंने आंदोलित हैं, जिसकी अगुवाई बहुत सारे किसान यूनियन कर रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत सब भी हैं, योगेंद्र यादव वगैरह सब अपना लीड कर रहे हैं। उनका मांग क्या है? MSP पे एक गारंटी कानून चाहते हैं, जो तीनों कानून जो किसानों के खिलाफ बनाया गया, जिसमें बिचौलियों को सरकार मुख्य तौर पर सामने लाना चाहती है। और हम लोगों का यहाँ शुरू से लड़ाई बिचौलियों के खिलाफ रहा है और किसान भी इस बात को समझ रहा है। यदि कॉरपोरेटर के हाथों में जाएगा उसका बागडोर, तो उन्हें अब सही कीमत नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो उन्होंने आंदोलित हैं और दिल्ली को बहुत से बॉर्डर को, उन्होंने टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलित हैं और सरकार को इनका जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। सरकार को इस पे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अच्छे से अच्छे मजबूत सरकार, इंदिरा जी की समय में सरकार बहुत मजबूत सरकार थी। उस समय लोग कभी सोच नहीं सकते थे इंदिरा जी की कांग्रेस की सरकार जाएगी। मगर आप अभी देख सकते हैं कांग्रेस अपने पात पे 47 सांसद, कुछ सांसद चुन के आए हैं। बहुत कांग्रेस का अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि अभी अपना नेता विपक्ष से लोकसभा में नहीं बना पाया है। आप इसी से स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए और किसानों के मांग को जल्द से जल्द पूरा करके उनको अपना सही सम्मान के साथ उन्हें घर पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, किसान अपने पार्टी के लाइन से ऊपर जाके, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं और वरुण गांधी जो सांसद हैं यूपी से, वो भी किसानों के हक में बात कर रहे हैं। और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस बात को समझना होगा कि किसानों के हित साधे बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता है। बिहार में कहते हैं कि किसानों को आज तक MSP पर फसल नहीं बेच पाए हैं, उसका प्रभाव बिहार में भी देखा जा रहा है और बिहार के साथ साथ आपके वार्ड और आपके पंचायत में भी देखा जाएगा। देखिए, इसमें सरकार द्वारा जागरूकता का जो अभियान चला जा रहा है उसमें कमी है। अगर सरकार जागरूकता का अभियान अपना तेज करे, लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाए, क्योंकि किसान को उतना तक मालूम यहाँ के किसानों को नहीं है कि MSP क्या चीज़ होता है। बहुत इन सारे चीज़ों से वंचित हैं। यदि सरकार अपने कुछ ऐसे करके, जैसे अभी लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होता है, मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं, और इस तरह का अभियान चलाएंगे, इनसे लोगों को फ़ायदा होगा। मगर ऐसा सरकार करते नहीं है। अपने उसके इसी बीच में बिचौलिया उसका फ़ायदा उठा करके अपना हित साध लेते हैं। आप यदि वार्ड मेंबर बनते हैं, वार्ड सदस्य चयनित होते हैं, तो आप अपने वार्ड के जो किसान हैं उसके लिए क्या कीजिए? देखिए, जो सरकार का जन कल्याणकारी जो योजना होगा, हम हर घर तक पहुंचाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपये हर एक किसान के खाते में आता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम उसमें दर्ज करवाने का कोशिश करेंगे। किसानों को बीज मिलता है हर साल। अभी हम करण का बता रहे हैं, हमारे घर से किसान सम्मान निधि में रजिस्टर है। हम गए बीज लाने के लिए अभी अपने ब्लॉक, जो 80 रुपये में 8 किलो चना मिलता है, बोला ख़त्म हो गया, मतलब 3600 रुपये में इतना मिलेगा, उस पर आपका आएगा। अगर किसान 3600 रुपये रखता तो फिर वो सरकार का जन कल्याणकारी योजना को क्यों लाभ ले? वो बाहर से भी खरीद सकता था। वो कम पैसे पे ही खरीदने के लिए सरकार के पास जाते हैं, हमें कम से कम दामों में उचित से उचित सामान मिल सके। इसी प्रकार हम आंदोलित करेंगे, मतलब जिस प्रकार से हमसे हो बन पाएगा हम सहयोग करेंगे क्षेत्र की जनता का ब्लॉक में। आपके नज़रिए से अरबाज भाई, एक वार्ड को समृद्ध करने के लिए और वहाँ पर विकास के काम सुचारू तरीके से चलाने के लिए किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वार्ड को काम करने की ज़रूरत होती है, सरकार की योजनाओं से भी हट के? देखिए, सबसे पहले लोगों को आपको विश्वास होना चाहिए। लोगों तक आप अपने विश्वास बनाइएगा कि लोग आप पे विश्वास करें। आप उन्हें कहें कि हाँ ऐसा हो रहा, आप पे लोग सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। लोग आप पर विश्वास करेंगे तभी आप उनका जाके भला करेंगे। यदि ऐसा कुछ आता है, फंड आता है, तो जैसे किसानों का कुछ हुआ, आप उस तक बात पहुंचा रहे हैं, लोग आप पे बात हुए, बोलोगे हाँ, बहुत लोग चले जाते हैं मगर खाली हाथ लौट के आते हैं। यहाँ से जाने में उसका खर्च भी हो जाता है मगर खाली होते हैं। यदि हम जैसे युवाओं को अगर मौका मिलेगा तो हम पहले खुद जाके वहाँ से हर एक चीज़ का मायना करेंगे, क्या कहाँ गड़बड़ी है उसको दूर करेंगे। हम लोग आगे जाकर वहाँ गड़बड़ी होगा तो हम आगे कंप्लेन करने का काम करेंगे। आप एक शिक्षित युवा हैं,
और वार्ड संख्या 15 के लोगों की एक उम्मीद है कि अरवाज एक शिक्षित युवा होने के साथ साथ वार्ड नंबर 15 में जो ऐसे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां शिक्षा की रफ्तार काफ़ी धीमी है, उन सब लोगों के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र कुछ हद तक पिछड़ा हुआ है और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की वजह से भी कुछ हमारे पिछड़ा इलाके में आता है, जिसको सरकार को चाहिए कि अल्पसंख्यक इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल का निर्माण करे, हाई स्कूल +2 स्कूल तक का निर्माण करे और प्राथमिक एजुकेशन को अच्छा थोड़ा करे, बुनियादी एजुकेशन को। क्योंकि हम भी प्राइवेट से मतलब अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, दूसरे जगह दूसरे कोचिंग सेंटर में हम पढ़ाते भी हैं 9-10 के स्टूडेंट को, 11-12 तक को, क्योंकि हम भी MSc मैथ से कर रहे हैं और हम मगर बुनियादी यहाँ बेसिक शिक्षा पे काफ़ी कमज़ोर है यहाँ के। आप मानते हैं इस बात? बहुत बेसिक शिक्षा यहाँ। अच्छा, सरकार ने उर्दू की तरफ भी कहीं ना कहीं उदासीन रवैया अपनाया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार ने अच्छा कदम उठाया, नीतीश कुमार की सरकार ने। यहाँ हमारे यहाँ 2 उर्दू स्कूल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो उर्दू को कहीं ना कहीं हाशिए पे रख दिया। हाँ, जो नया अभी शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ है उसी को लेकर के उसमें मतभेद है। बहुत सारे लोगों ने उस पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है, मगर जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, जिस प्रकार यहाँ आप देखिएगा उर्दू प्राथमिक विद्यालय बालक, यहाँ पे एक मदरसा है, उर्दू गर्ल्स मतलब उच्च है स्कूल, मिडिल स्कूल है। यहाँ सरकार ने अच्छा काम किया, मगर उसमें चाहिए कि बेहतर से बेहतर और अच्छे शिक्षा को, क्वालिटी को, गुणवत्ता को महत्वपूर्ण करने तो बेहतर होगा। एक और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कहते हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद भी अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग गाँव में शराब पी करके लोग यूं ही भटकते रहते हैं। अगर इस तरह के लोग अगर आपके वार्ड में, आपके पंचायत में अगर आएंगे, शराबबंदी को लेकर के आपके पास क्या है एस्टिमेट? देखिए, ये नीतीश कुमार जी का अच्छा कदम था कि शराबबंदी का फैसला बहुत अच्छा कदम था, मगर वो मैंने उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हो पाया है। अभी भी ब्लैक में बहुत जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन इसका जिम्मेदार है। प्रशासन को मालूम है कहाँ से क्या हो रहा है। प्रशासन के मिली भगत के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। प्रशासन को हर एक खबर रहता है क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसकी मिली भगत से इसका काम, बहुत सारे लोग इस कारोबार से बहुत अपना जमा पूंजी बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि थाने के गठजोड़ से शराब माफिया पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो आप क्या कहीं ना कहीं थानेदारों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमारे वार्ड नंबर 15 में ऐसा कोई अभी तक समस्या नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 15 में सब अच्छे लोग हैं, अच्छे जानकार हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, इस सब माहौल से दूर रहते हैं। मगर कहीं कहा रहा, हमारे क्षेत्र में हमारे ऐसा भी कोई देखने को नहीं मिला है। आपकी वार्ड संख्या जो 15 है, जहाँ से आप खड़े हुए हैं, वहाँ इस तरह की समस्या नहीं है? नहीं। समस्या किस तरह की है? समस्या यहाँ यही है कि रोड, नाला, सड़क, पानी और स्वास्थ्य, यानी बुनियादी चीज़ जो हर एक नेता का नारा होता है। सड़क, जो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, यही सब का नारा रहता है। मगर आप हकीकत में देखेंगे इस तरह का कोई काम होता नहीं है। 20 वर्षों में हुआ क्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में देखिए, सरकार की तरफ से बहुत जन कल्याणकारी योजना आती है, लाइट, सोलर लाइट, ये वगैरह कुछ। आप हमारे क्षेत्र से हमारे साथ आप चलिएगा तो ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हर पोल पे हर जगह लाइट मिलेगा, पर यहाँ आप आइएगा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। नाला का निर्माण है, साफ सफाई है, वो कुछ नहीं। मतलब ना रोड नया है, पानी का बहुत यहाँ विकराल समस्या। जैसे हमने कल आपको कहा था आप अपने वक्तव्य में कि यहाँ पानी का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना है, हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुँचाना, ये हमारा गाँव अभी भी उनसे वंचित है। तो इसके लिए संघर्ष कहीं ना कहीं वार्ड भी नहीं किया और मुखिया ने भी नहीं किया जी। सबकी मिली भगत से सबने अपना जमा पूंजी बढ़ाने पे सबने अपना ध्यान दिया है। वो चाहे वो हमारे वार्ड सदस्य रहे हो और मुखिया रहे हो, दोनों की मिली भगत से ऐसा काम हुआ है। क्योंकि कोई अकेले तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, ना तो मुखिया की है बिना वार्ड के दस्तखत से वो अपना कुछ फ़ायदा नहीं ले सकते अपने क्षेत्र का। इसीलिए दोनों का मिली भगत रहा। अगर हम जैसे लोग चुन के जाएंगे तो इस तरह के कामों को ख़त्म करके पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे और हर घर जो गरीब तबका उन्हें इंदिरा आवास का पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सब के लिए कार्य करेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जहाँ तक जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो हमसे हो सकेगा, हम उन तमाम कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर लोगों को काफ़ी हमसे आकांक्षा और उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने CA NRC, इससे पहले हमने विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी VC के खिलाफ दमनकारी नीतियों का हमने पुरजोर तरीके से विरोध, टाइम पे सेशन चलाना हो, जिस प्रकार हमने खुल के विरोध किया था, आप लोगों के सामने सब कुछ है, मीडिया में है, सब कुछ है। और हमने NRC CA के टाइम पे हमने फ्रंट से लीड करने का काम किया था, गांव से सारा लोग जानते हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं कि हमको लोगों को हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अरवाज साहब के शब्द थे, जो वार्ड संख्या 15 से इस बार वार्ड सदस्य के रूप में नॉमिनेशन करवाए हैं, जिसका चुनावी निशान गेहूं की बाली है और EVM के क्रमांक संख्या 1 पर आता है। हालांकि ये एक निजी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं।
अच्छी खासी तालीम है इनके पास, तिलका मांझी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स में कर रहे हैं और उसकी तैयारी आगे की भी चल रही है। एक ऐसा युवा वार्ड संख्या 15 के दृश्य को बदलना चाहते हैं, जो सोच रखते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ वो हर कार्य को पूरा करेंगे जहां लोगों को अभी तक सही मायने में विकास की रफ्तार से नहीं जोड़ा गया है। क्या इस बार अरवाज की जो चुनावी निशान है उस पर ईवीएम के सहारे से इनको सहयोग मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद अगर मिलता है तो क्या कुछ कर पाते हैं वार्ड संख्या 15 के लिए, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद तय हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।